हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त दीपक गुलियानी। आज हम इंटरनेशनल मार्केटिंग सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 हमारा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था वो जरूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। ये टॉपिक्स जो है हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, जो इंटरनेशनल मार्केटिंग के कंपोनेंट के। खासकर हमने पढ़ा था इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के 2 पार्ट होते हैं, माइक्रो या ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, मैक्रो या जनरल एनवायरनमेंट। फिर हमने डिस्कस किए थे माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट वो क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशंस है, मीनिंग, इसके बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने एलिमेंट डिस्कस किए थे माइक्रो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के, जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज। उसके अलावा हमने फिजिकल इंटरमीडियरीज, जो भी कम्पिटिटिव यूनिट्स हैं, पब्लिक है, डिफरेंट टाइप्स की, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। आज हम इसके सेकंड पार्ट में नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का हमने माइक्रो डिस्कस कर लिया था, आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो से। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट वास्तव में होता क्या है। देखिए, मैक्रो एनवायरनमेंट को ही जनरल एनवायरनमेंट कहते हैं। ये बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो सारी फोर्सेस जो मैक्रो एनवायरनमेंट की, ये क्या होती हैं कि वो सारी फोर्सेस जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, और देखा जाए तो माइक्रो एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में जो मैक्रो एनवायरनमेंट की फोर्सेस हैं वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अनकंट्रोलेबल होती हैं, ज़्यादा फोर्सफुल होती हैं। इसीलिए किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस की ग्रोथ या सर्वाइवल इस पे डिपेंड करती है कि वो इस मैक्रो एनवायरनमेंट को कितना अच्छी तरीके से स्कैन कर पाता है और अपने बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से एडॉप्ट कर पाता है। अब मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और कंपोनेंट्स आते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ना, ये कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करते हैं और साथ में बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ थ्रेट्स, बहुत बड़े चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। तो इसलिए बिजनेस को इनको स्कैन करना, इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक डेफिनेशन डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर क्या कहते हैं, देखिए वो कहते हैं मैक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फोर्सेस दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड पोज थ्रेट टू द बिजनेस यूनिट्स। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट्स। लगभग जो हमने मीनिंग में डिस्कस किया, ऑलमोस्ट वैसी ही डेफिनेशन जो है फिलिप कोटलर ने दी है कि देखिए मैक्रो जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो ऐसी फोर्सेस को इंक्लूड करता है जो बिजनेस के लिए एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हैं और वहीं दूसरी तरफ जो है बिजनेस के लिए थ्रेट्स क्रिएट करती हैं। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, नेचुरल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चर एनवायरनमेंट। अब ये डिफरेंट टाइप के जो एनवायरनमेंट है ये किस तरीके के होते हैं, किस तरीके के बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं, इन सबको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है दैट इज़ द एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरनमेंट या जनरल एनवायरनमेंट। इनकी जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे, उसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट है और बहुत ही ज़्यादा बिजनेस जो है इससे इम्पैक्ट होता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर वो सारी फोर्सेस, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बिजनेस या ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, देखिए इसमें आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक सिस्टम्स, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, यानी कि बिजनेस साइकिल के हम किस दौर से चल रहे हैं, बुल रन से चल रहे हैं, बूम से चल रहे हैं, या रिकवरी में चल रहे हैं, डिप्रेशन में चल रहे हैं, किस रन से चल रहे हैं। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट टाइप के जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये सारे जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बाकी कंपोनेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है
और ये इसकी एक खासियत है। खासियत क्या है? ये काफ़ी डायनामिक है, ये बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। क्यों जल्दी जल्दी बदलता है? देखिए, एक जो इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है या एमएनसी है, उसको डिफरेंट नेशन में बिजनेस करना होता है, और डिफरेंट नेशंस की जो डिफरेंट गवर्नमेंट होती हैं वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाती हैं। अब डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाती हैं, उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो जो एक इंटरनेशनल मार्केटिंग कंपनी है, उसे ना केवल अपने देश के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को स्कैन करना होता है, उसको अंडरस्टैंड करना होता है, बल्कि जो डिफरेंट नेशंस के जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जहाँ पर वो बिजनेस अपना चला रही है, जहाँ पर वो बिजनेस अपना ऑपरेट कर रही है, उन सब को भी अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये जो डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, खासकर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये भी जो है बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाते रहते हैं, और उन रूल्स और रेगुलेशंस और उनकी गाइडलाइंस का भी जो है बिजनेस पे इम्पैक्ट आता है। खासकर कुछ इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD कहते हैं, ये सब जो है बिजनेस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। आजकल जो है बिजनेस में काफ़ी लिबरलाइजेशन आ गया है। ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो अपने ट्रेड को, खासकर फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स करने लग गए हैं। बहुत सारे जो नेशंस हैं वो अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में काफ़ी लिबरल हो गए हैं। तो जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो काफ़ी लिबरल हो गए हैं अपनी जो फॉरेन नेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज़ हैं, इनकी अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफ़ी लिबरल हो गए हैं। इनकी उन्होंने बहुत आसान शर्तों पे जो है फॉरेन कंपनीज़ को, MNCs को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने का मौका दिया है, और जिसका नतीजा ये हो रहा है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो लगातार बढ़ रहा है। ये भी एक अच्छा इंडिकेशंस है, और ये भी एक वन ऑफ द इंडिकेशंस है कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो काफ़ी फेवरेबल होता जा रहा है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स हैं, ये सब इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आते हैं। देखिए, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी नेक्स्ट तैयार करेंगे। पूरा इस टॉपिक के ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेक्चर भी लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, जिसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की जाएगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट आता है, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, जितने भी कंपनीज़ हैं जो वर्ल्ड के नेशंस में ट्रेड करती हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होती हैं। यानी कि जो डिफरेंट नेशंस का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अब ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड है? देखिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इंक्लूड है जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, खासकर उस देश की गवर्नमेंट की जहाँ पर बिजनेस करना है, किसके बारे में? फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में उनकी क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोच है उनकी, फॉरेन ट्रेड के बारे में क्या सोच है, जो डिफरेंट टैरिफ्स हैं उनके बारे में क्या सोच है, जो MNCs की वर्किंग होती है उनके बारे में उनका क्या सोच है, क्या रवैया है, जो प्राइस कंट्रोल वो कितना करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, लिबरलाइजेशन के प्रति उनका कैसा रवैया है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के प्रति उनका कैसा रवैया है। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आता है कि वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है उस कंट्री में, यानी कि पॉलिटिकल जो पार्टी है वो कितनी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो एक तरीके से देखा जाए, जो MNCs होती हैं उन्हें 3 टाइप के जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट फेस करने पड़ते हैं, जिसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो फेस करना पड़ता है वो होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री इन विच MNC ऑपरेट्स, यानी कि उस नेशन का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जहाँ पर जो MNC अपना बिजनेस करने जा रही है। तो खासकर क्योंकि जिस नेशन में बिजनेस करने जा रही है वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट करेगा। स्पेशली जो लेस डेवलप कंट्री हैं, अंडर डेवलप कंट्री हैं, वहाँ की जो उनका जो रवैया होता है फॉरेन कंपनी के प्रति या फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के प्रति, वो काफ़ी अविश्वास भरा होता है। उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि इन जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग नेशंस की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर जो अपोजिशन पार्टी जो होती हैं, वो फॉरेन कंपनी के प्रति अच्छा रवैया नहीं रखती, उसके ऊपर ब्लेम करती हैं, उसके ऊपर एक तरीके से उनके ऊपर एक तरीके से दावा करती हैं कि जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं ये अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी डेवलपिंग नेशन में नहीं लाती। इवन जो डेवलपिंग नेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बिजनेस के, उनका ये उल्लंघन करती हैं, वायलेशंस करती हैं, और ख़ासकर जो रूलिंग पार्टी है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है, उससे वो अनड्यू एडवांटेज लेती हैं, यानी कि उनसे अपने मन चाहे अपने काम करवा लेती हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वहाँ की जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो खासकर जो गवर्नमेंट एट प्रेजेंट वर्क कर रही है, वो भी इन MNCs की आलोचना करती हैं, क्रिटिसाइज़ करती हैं। उनका ये ब्लेम होता है कि जो MNCs हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, और ना केवल प्रॉफिट कमा रही हैं, ये अपने प्रॉफिट को अपने देश में ले जा रही हैं।
तो ये बहुत कई बार एक बहुत बड़ा एक हर्डल है एमएनसीज के लिए, ये पॉलिटिकल की ये जो सोच है, इनकी जो पॉलिटिशियन की सोच है। लेकिन ये काफ़ी हद तक पास्ट की बात हो गई है। अब जैसे जैसे चेंज आया है, अब जो डेवलपिंग नेशंस की जो गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका रवैया काफ़ी हद तक चेंज आने लगा है। अब ये जो डेवलपिंग नेशंस की जो गवर्नमेंट्स हैं, बहुत सारे एक तरीके से इंसेंटिव्स देने लगी हैं फॉरेन कंपनीज़ को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो उनके देश में आए। एफडीआई, इनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो उनके देश में आए, और जो फॉरेन टेक्नोलॉजी है वो उनके देश में आए। तो काफ़ी हद तक जो है वो पॉलिटिकल का जो चेंज आया है, और काफ़ी हद तक चेंज आएगा। सेकंड जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, दैट इज़ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री टू विच एमएनसी बिलोंग्स। यानी कि जिस कंट्री से एमएनसी बिलोंग करती है, यानी कि जो उसकी पेरेंट कंट्री है, उसका भी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी इम्पैक्ट करता है। तो ये इस तरीके से इम्पैक्ट करता है कि जो पेरेंट नेशन की जो गवर्नमेंट है, उनका रवैया किस तरीके का है फॉरेन ट्रेड के प्रति, एक्सपोर्ट के प्रति, फॉरेन करेंसी के प्रति। अगर उनका रवैया अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने का है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा छूट प्रोवाइड करेंगी, ताकि जो उनके देश की जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अपने आप को एक्सपेंड कर सकें, अपने आप को फैला सकें। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल का आता है, वो आता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है? देखिए, पहले हमने डिस्कस किया एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें एमएनसी वर्क करने जा रही है, दूसरा जिससे वो बिलोंग करती है। इन दोनों के अलावा जो भी अब नेशन बच गए, इनकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो है, वो वास्तव में कहलाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी कि अदर नेशंस में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी जो है बहुत ज़्यादा आता है। अब जस्ट लाइक जो सोवियत संघ है, संयुक्त सोवियत संघ, यानी कि रूस से पहले संयुक्त सोवियत संघ होता था, जो बाद में टूट गया, कई डिफरेंट नेशंस में बिखर गया, उसका इम्पैक्ट भी जो है वर्ल्ड के ट्रेड पर आया। इसी तरीके से 90s में अमेरिका और इराक के बीच में वार हुआ था, उसका इम्पैक्ट भी पूरे वर्ल्ड के ट्रेड पर आया। इसी तरीके से जो यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं, उनके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, अटैक हुए, ओसामा बिन लादेन के आतंकवादी ग्रुप के द्वारा टेररिज्म अटैक हुए, उसका भी इम्पैक्ट जो है वर्ल्ड ट्रेड पे आया। इसके अलावा जो WTO है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है। इसके अलावा अलग अलग नेशंस में, खासकर मिडिल ईस्ट नेशन में, वहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन्स बनती रहती हैं। ये सारी जो है कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करती हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती हैं और साथ में थ्रेट्स भी प्रोवाइड करती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको दूसरा कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, दैट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। देखिए, लीगल एनवायरनमेट क्या है? देखिए, लीगल एनवायरनमेंट जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। अब लीगल एनवायरनमेंट में क्या आता है, वो सारे रूल्स और रेगुलेशंस आते हैं, पॉलिसीज़ और लॉज आते हैं किस नेशंस की, खासकर उस नेशन की जहाँ पर एमएनसी वर्क करेगी, ऑपरेट करेगी, यानी कि जहाँ पर एमएनसी ने अपना बिजनेस चलाना है वहाँ के। इसके अलावा पॉलिसीज़ और लॉ उस नेशन के जिससे एमएनसी बिलोंग करती है, यानी कि उनकी जो पेरेंट कंट्री है उसके। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है, यानी इंटरनेशनल लॉज है, खासकर इन दो नेशंस को छोड़कर जहाँ वो ऑपरेट करेगी और जिससे वो बिलोंग करती है, यानी कि जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो भी जो है इनको इम्पैक्ट करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड जो है तीनों तरीके से इम्पैक्ट होता है, खासकर एमएनसी जहाँ वर्क करती है उससे, जहाँ एमएनसी जिस कंट्री को बिलोंग करती है उसके रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ से। इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जस्ट लाइक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, अंगटाड हो गया, एशियान हो गया, सार्क हो गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स हो गया, या यूनाइटेड नेशन कमीशन और इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं डिफरेंट टाइप के रूल्स और लॉज और रेगुलेशंस बनाते हैं, जिसका इम्पैक्ट जो है बिजनेस पे आता है। और एमएनसीज को इन सबको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और इसके अलावा जो है डिफरेंट कंट्रीज़ जो है टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट टाइप के इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करते हैं अपने फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इसका भी जो है इम्पैक्ट आता है। अब ये किस तरीके के जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं? बहुत तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। ये कुछ देशों के बीच में हो सकते हैं, कुछ नेबरिंग नेशंस यानी कि जो पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इनकी जो नियर अबाउट देश है उनके बीच में भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये डेवलपिंग नेशंस के बीच में हो सकते हैं। इसके अलावा ये डेवलपिंग एंड डेवलप, यानी कि कुछ डेवलपिंग नेशंस और कुछ डेवलप नेशंस, इनके बीच में भी हो सकते हैं। तो इनका कोई दायरा नहीं तय है कि किन्हीं के बीच में भी हो सकते हैं।
और ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वास्तव में वो रूल्स और रेगुलेशंस, वो लॉ क्रिएट करते हैं जिस पर आपस में जो है ट्रेड किया जाएगा, यानी कि जिस पर उनमें आपसी सहमति है। और ये एग्रीमेंट जो है इनका मकसद क्या होता है, ये इनका मकसद होता है फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करना, और जो भी ट्रेड से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ट्रेड से रिलेटेड हर्डल्स हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन हर्डल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कम करना। तो जो भी बिजनेस यूनिट जो हैं वो फॉरेन ट्रेड में इंगेज हैं, उसमें कर रही हैं, उनको इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को समझना होता है और उसका पालन करना होता है। इसके अलावा जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी अपने नेशंस की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस बनाती हैं, ताकि जो एमएनसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री पे ना आए। जैसे भारत में भी है एक एक्ट बनाया है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका मकसद जो है कि भारत में जो भी एमएनसी वर्क करती हैं, ऑपरेट करती हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके। इसके अलावा भी जो है डिफरेंट नेशन डिफरेंट टाइप के लॉज जो है फ्रेम करते हैं, पैकेजिंग से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, इकोलॉजिकल फैक्टर यानी कि जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उससे रिलेटेड। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड और प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत सारे जो है रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। तो जो भी कंपनीज जो है वो इन डिफरेंट नेशंस में वर्क करती हैं, उनको इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस का पता होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक नेशंस में जो चीज़ वैलिड है वही चीज़ जो है दूसरे देश में भी वैलिड हो। यानी कि हो सकता है एक नेशन में किसी चीज़ का कारोबार करना वैलिड हो और वही कारोबार जो है दूसरे नेशन में इनवैलिड हो, इलीगल हो। तो इन सारे नेशंस के जो लीगल एनवायरनमेंट है उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो एनवायरनमेंट आता है दैट इज़ सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। देखिए बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। तो बिजनेस जहाँ सोसाइटी से इम्पैक्ट भी होता है और सोसाइटी को इम्पैक्ट भी करता है। कल्चर क्या है? देखिए कल्चर वास्तव में जो भी इंसान के लिविंग का स्टैंडर्ड है या एक सोसाइटी में जिस तरीके से एक इंडिविजुअल्स बिहेव करता है वो सब कल्चर का पार्ट है। डिफरेंट टाइप के जो सोशल कल्चर फैक्टर हैं वो बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे अर्बनाइजेशन, वहाँ का उस नेशन का अर्बनाइजेशन कैसा है, वहाँ का फैमिली सिस्टम कैसा है, वहाँ का रिलीजन कैसा है, वहाँ की एजुकेशंस कैसी है, वहाँ के लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस कैसा है, उस नेशन के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं वो कैसे हैं उस सोसाइटी के। इसके अलावा उस नेशन की लैंग्वेज कैसी है, वहाँ के बिजनेस एथिक्स कैसे हैं, ये सारी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं एक बिजनेस को। डिफरेंट नेशंस के जो सोशल कल्चर जो होते हैं फैक्टर्स वो डिफरेंट नेशन में डिफरेंट होते हैं, और एक मल्टीनेशनल कंपनी को डिफरेंट नेशन में ऑपरेट करना होता है, इसलिए उसे इस डिफरेंट नेशंस के सोशल कल्चर से इंटरेक्ट होना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। इसलिए उसके लिए ज़रूरी होता है कि इन डिफरेंट नेशंस में जो डिफरेंट सोशल कल्चर्स के फैक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड करे, उनको स्कैन करे और उसके अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्शन को, अपनी मार्केटिंग को, अपनी सेलिंग एक्टिविटी को एडजस्ट करे। हो सकता है एक कंपनी को जो है अपनी प्रोडक्ट की फीचर्स में चेंज लाना पड़े, उसमें बदलाव करना पड़े, यानी कि प्रोडक्ट के कलर में, डिज़ाइन में, पैकेजिंग में, वहाँ के नेशंस के जो भी सोशल फैक्टर्स हैं उसको ध्यान में रखकर। इसके अलावा हो सकता है उसको अपने डिफरेंट एडवर्टाइजिंग प्रोग्राम बनाने पड़े, जो कस्टमर को प्रोडक्ट के लिए खरीदने के लिए जो अपील करनी पड़ती है उस अपील के लिए उस स्लोगन में चेंज करना पड़े, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक अपील या एक स्लोगन एक नेशन में सक्सेसफुल है वो दूसरे नेशन में भी सक्सेसफुल होगा। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बताना चाहती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। तो इंडिया में तो उसके लिए ये स्लोगन बहुत ही कामयाब हो सकता है कि एज लॉन्ग एज वन ऑफ द लाइफ पार्टनर, यानी कि ये उतना चलेगा जितना आपका जीवन साथी चलता है। तो इंडिया में तो ये बहुत सक्सेसफुल होगा क्योंकि इंडिया में शादियाँ काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में, यानी कि जो पश्चिमी देश है, वहाँ पर ये स्लोगन जो है सक्सेसफुल नहीं रहेगा। क्यों सक्सेसफुल नहीं रहेगा? क्योंकि पश्चिमी देशों में, वेस्टर्न कल्चर में देखा गया है कि शादियाँ बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती, तो वहाँ ये स्लोगन कामयाब नहीं होगा। इसी तरीके से अब जूस जो है, इंडिया जैसी कंट्री में जूस कब किया जाता है? इसको एज ए एनर्जी, यानी कि एक तरीके से सेहत बनाने के लिए, अपनी हेल्थ बनाने के लिए, या फिर प्यास बुझाने के लिए जूस को यूज़ किया जाता है। वहीं दूसरी ओर यूएसए में, अमेरिका में जो है जूस को कब यूज़ किया जाता है? उसको एज ए ब्रेकफास्ट यूज़ किया जाता है। तो यानी कि जो डिफरेंट कल्चर के, जो नेशंस के डिफरेंट कल्चर फैक्टर्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और डिफरेंटली इम्पैक्ट करते हैं। तो एक एमएनसी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि जो डिफरेंट नेशंस के जो सोशल कल्चर है उनको वो अंडरस्टैंड करे, और उसको अंडरस्टैंड करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी जो भी पॉलिसीज़ है, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो स्ट्रेटेजी है, उसको मॉडिफाई करे, ताकि वो डिफरेंट नेशंस के सोशल कल्चर के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सके, भेज सके। नेक्स्ट जो एनवायरनमेंट आता है दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए टेक्नोलॉजी क्या है? देखिए टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से साइंटिफिक या कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज को सिस्टमेटिक वे में यूज़ करना है, जिससे कि उससे कोई प्रैक्टिकल काम जो है, इनकी जो उसका जो प्रैक्टिकल वे है
उसमें उसको यूज़ किया जा सके। अगर देखा जाए तो लास्ट 5 डिकेड्स यानी कि पिछले 5 दशकों में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। आज इतनी टेक्नोलॉजी में तरक्की हो गई है कि इंसान जो है मेडिकल में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है, मतलब हेल्थ सेक्टर में, कि वो इंसानों की ज़िंदगी बचा पा रहा है। बहुत तरीके के एनर्जी के जो सोर्सेज हैं उसको जनरेट किया है, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, नए नए तरीके के मटेरियल्स और उनके सब्स्टिट्यूट बनाए हैं। इसके अलावा कुछ इस तरीके की जो मशीनें बनाई हैं जो इंसान का वर्क बहुत आसानी से चुटकियों में कर देती है। आज इंसान के अपने दिमाग का काम जो है इंसान नहीं खुद नहीं करता बल्कि कंप्यूटर से करवाया जाता है। तो टेक्नोलॉजी ने वास्तव में बहुत ज़बरदस्त चेंजिंग लाई है और लोगों की जो ज़िंदगी है उसका जीने का तरीका ही, नज़रिया ही बदल दिया है। टेक्नोलॉजी ने वास्तव में कहाँ कहाँ चेंजेस लाए हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से देखिए काफ़ी हद तक जो लोगों के प्रोडक्ट्स यूज़ करने के तरीके हैं उनमें, सर्विसेज में, लाइफस्टाइल्स में, लिविंग कंडीशन में बहुत ज़बरदस्त चेंज आया है। कुछ नए प्रोडक्ट तो इस तरीके के डेवलप हुए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशंस में, ट्रांसपोर्टेशन यातायात में, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट में, जिससे कि जो बिज़नेस को करना जो है बहुत आसान हो गया है। बिज़नेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुए हैं। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना, जो टेक्नोलॉजी में फास्ट चेंजेस है वो बिज़नेस के लिए जहाँ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है वहीं बिज़नेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है? क्योंकि टेक्नोलॉजी में जल्दी जल्दी चेंज आता है, जिससे कि जो कंपनी के प्लांट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, यानी कि यूज़लेस हो जाते हैं, उनकी जो यूज़फुलनेस है वो कम रह जाती है। तो प्रोडक्ट की जो लाइफ स्पैन है, इनकी जो प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटी रहती है। बहुत जल्दी ही प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट हो जाता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंज आता है। टेक्नोलॉजी, एक कंपनी के पास अगर बेटर टेक्नोलॉजी है तो इसका एक कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि वो आसानी से अपने कंपटीटर का सामना कर पाएगी, बल्कि उसको पछाड़ भी पाएगी। तो ये भी ज़रूरी है कि हर कंपनी जो है अपने पास एक गुड टेक्नोलॉजी रखना चाहती है, और ख़ासकर जो नए नए कस्टमर हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी हो जाता है बिज़नेस के लिए कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगातार खर्च करे। इसलिए बहुत सारी जो बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ हैं वो अपने यहाँ रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च करती हैं, डिपार्टमेंट बनाती हैं, जिससे कि वो नए नए कस्टमर्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकें और अपनी मार्केट को जो है लगातार एक्सपेंड कर सकें। अब कुछ नेशंस की जो कंपनीज़ है, खासकर जापान, कोरिया, चाइना, ये वर्ल्ड वाइड इसलिए सक्सेसफुल हो पाई हैं क्योंकि इन्होंने अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्च किया है और अपने आप को अपग्रेड रखा है, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड अपने आप को सक्सेसफुल कर पा रही हैं। जहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वहीं पे इसके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क भी अराइज हो गया है। वो रिस्क किस चीज़ का है? वो रिस्क इस चीज़ का है कि जो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो नई नई रिसर्च लाई जा रही है, नए नए इनोवेशन किए जा रहे हैं, इसकी कॉपी ना कर ले, इसकी पायरेसी ना हो जाए। क्योंकि जो पायरेसी होती है उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है इन बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपना अमाउंट इन्वेस्ट करती हैं इन टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट पर, इन रिसर्च पर, इनोवेशंस पर, और जब उसकी कोई भी आसानी से, खासकर जो अंडर डेवलप नेशंस हैं वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ही लीनियंट होते हैं, तो वो बहुत आसानी से इन प्रोडक्ट्स की, इन डिज़ाइंस की, इन टेक्नोलॉजी की पायरेसी कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्क रहता है। अब किस तरीके से इस रिसर्च को प्रमोट किया जाए और उनके जो राइट है उसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए क्या किया जाता है? पेटेंट्स दिए जाते हैं। पेटेंट्स के द्वारा क्या होता है कि जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी जो किसी कंपनी ने या किसी एंटरप्राइज ने की है उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। जो पेटेंट होल्डर है बिना उसकी परमिशन के, बिना उसकी इजाज़त दिए कोई दूसरा उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकता। उससे उसकी परमिशन लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा, तभी उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है। तो इनकी पेटेंट से भी जो है टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है। आज बड़ी बड़ी कंपनीज, डेवलप नेशंस, एमएनसीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने लगी हैं, और जिसका बेनिफिट ये हो रहा है कि आज हमें नए नए डिज़ाइन के, नए नए फंक्शंस के, नए नए फीचर्स के, नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं ईजिली अवेलेबल होने लगे हैं। तो देखिए, एक कंपनी तभी सक्सेसफुल रह सकती है, कभी वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को अट्रैक्ट कर सकती है, नए नए कस्टमर को जोड़ सकती है, जब वो टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करे और जो कस्टमर की नई नई नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करे। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफरेंट एनवायरनमेंट फैक्टर्स में। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे चलेंगे, दैट इज़ आवर लास्ट फैक्टर, दैट इज़ अदर फैक्टर्स। देखिए, अदर फैक्टर्स क्या हैं? अदर फैक्टर्स जो भी हमने ऊपर डिस्कस किए, डिफरेंट टाइप के जो फैक्टर्स 5, उनके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं वो सारे अदर फैक्टर्स हैं। अब होता क्या है कि एक कंट्री में कुछ भी चेंजेस आते हैं या वहाँ पर थोड़ी सी भी अनस्टेबिलिटी होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है
पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। अब जैसे 1991 में गल्फ वार हुआ था, जिसमें इराक वर्सेस यूएस अलायंस के बीच में हुआ था। यूएस और यूएस की जो उनके जो फ्रेंड नेशंस थे उनके बीच में हुआ था। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो क्रूड ऑयल के रेट्स हैं, जो कच्चे तेल के दाम हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ गए थे। और उसके वजह से क्या हुआ था, पूरे वर्ल्ड के जितने भी नेशंस हैं उनका जो प्राइस लेवल है, यानी कि जो महंगाई का स्तर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और हर जगह बहुत त्राही त्राही मच गई थी। खासकर वो नेशन जो कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे भारत जैसे नेशंस, उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसी तरीके से जो संयुक्त सोवियत संघ है, जब उसका विभाजन हुआ डिफरेंट नेशंस के अंदर, तो वो कई नेशंस में एक तरह से फैल गया। और जिसका इम्पैक्ट जो है, उससे जो भी सोवियत संघ से जो भी रिलेशंस करते थे, जिनके नेशन के उनके बिजनेस ट्रेड के रिलेशंस थे, उन सब के ऊपर जो है उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। इसी तरीके से जो यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हैं उस पर जो अटैक हुआ, उससे क्या हुआ कि एक पैनिक की सिचुएशन आ गई। पूरे जो वर्ल्ड की जो नेशंस हैं, खासकर जो एमएनसीज हैं, उनमें एक बहुत ज़्यादा एक पैनिक सी फीलिंग्स आ गई और कहीं ना कहीं टेररिज्म को बढ़ावा मिला और बहुत ज़्यादा एक डर सा बैठ गया अदर नेशंस के बीच में, और जिससे कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड का जो ट्रेड है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। इसी तरीके से एक और इवेंट आता है, वो आता है करेंसी क्राइसिस। खासकर क्या हुआ कि जो थाईलैंड के कुछ जो बैंक्स हैं वो फेल हो गए, और जिसकी वजह से क्या है, जो उसके जो नेबरिंग नेशंस हैं जो उससे बिजनेस करते थे, खासकर मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, कोरिया, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आया। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जब एक नेशंस में कोई चेंजेस आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी अदर नेशंस हैं, यानी कि जो भी उस नेशन से बिजनेस करने वाली कंट्रीज़ हैं, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट आता है। इसी तरीके से एक और इवेंट आता है, दैट इज़ सब प्राइम क्राइसिस। सब प्राइम क्राइसिस क्या है? ये खासकर वो क्राइसिस है जिसमें बैंकों ने लोगों को लोन दिया और बहुत ही आसान किस्तों पे, यानी कि बहुत ज़्यादा आसान किस्तों पे दिया, और जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि वो लोन चुका नहीं पाए और उसकी वजह से जो बैंकों के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। खासकर यूएसए में जितने भी जो इन्वेस्टमेंट बैंक थे वो अचानक रातों रात फेल हो गए, और जिसका इम्पैक्ट जो है यूएस इकोनॉमी पर तो आया ही आया, लेकिन जितने भी अदर नेशन जो यूएस के साथ उनके जो बिजनेस टर्म्स थे, उन नेशंस के ऊपर भी इस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया। तो इस तरीके के जो इम्पैक्ट हैं वो एक नेशंस के, वो दूसरे नेशंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि इकोनॉमी एक दूसरे के ऊपर एक तरीके से कनेक्टेड है, एक दूसरे से अटैच है, आज कोई भी नेशन अलग से तो रह नहीं सकता आइसोलेट में, तो कहीं ना कहीं वो दूसरों से कनेक्टेड है। तो एक नेशंस में थोड़ा सा भी रिस्क होता है तो उसका रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो दूसरे नेशंस पे आता है। इसी तरीके से सोवरेन डेट क्राइसिस आया यूरोपियन नेशंस में 2011-12 में। उसमें क्या हुआ कि जो कंट्री की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिर गई। अब उससे क्या हुआ कि उन कंट्रियों को अपने देश के लिए जो भी फाइनेंसिंग की ज़रूरत पड़ी, तो उनको फाइनेंस राइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। खासकर कुछ कंट्री जिससे जो सोवरेन डेट क्राइसिस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई, वो खासकर थी ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन, आयरलैंड, इटली, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हुई थी। अब इन कंट्रीज़ को अपने जो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए जो भी डेट रेज करना था, उन्हें डेट रेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि इन कंट्रियों की जो क्रेडिट रेटिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इससे पूरे वर्ल्ड के जो नेशंस के जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है और कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हो जाती है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जितने भी एमएनसीज हैं वो अपने बोर्ड में कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करें, ऐसे एक्सपर्ट्स को हमेशा रखें जो इस तरीके की जो क्राइसिस हैं, इस तरीके के जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हैं, उनको आसानी से अंडरस्टैंड कर सकें, उनको स्कैन कर सकें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पॉलिसी बना सकें, जिससे कि आसानी से इन सब का सामना कर सकें। तो कुल मिला के दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसका जो मेजर पार्ट है वो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, और एक्सटर्नल में भी माइक्रो के कंपैरिजन में जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा अनकंट्रोलेबल है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और ख़ासकर वो कंपनीज जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड करती हैं, उन्हें इनको बहुत अच्छे तरीके से स्कैन करना जरूरी होता है, चाहे वो डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, चाहे वो लीगल है, चाहे वो सोशो कल्चर है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल है या कोई भी अदर फैक्टर्स है। इन सबको अच्छी तरीके से स्कैन करके जब वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी पॉलिसी को बनाते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो कंपटीशन का सामना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे फैक्टर्स आसानी से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा।
आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सअप नंबर 8683838931 पर। आप अपनी क्वेरी या सजेशन हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी gulianiclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।